अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम डिबेट न्यूज़ एनालिसिस में मैं हूं आपके साथ मनीज़ मोइन। और सबसे पहले आपको बता दें कि आर्मी चीफ की तकर्री को लेकर हम पर कोई दबाव नहीं है। 25 नवंबर तक ये अमल मुकम्मल हो जाएगा। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद सूरत हाल को वाज़ेह कर दिया और उन्होंने ये भी कहा है कि वजारत दिफा की जानिब से समरी 1 से 2 रोज़ में भिजवा दी जाएगी और नाम उसी में से फ़ाइनल किया जाएगा। और जब नाम फ़ाइनल होगा तो फिर उस पर पाक फ़ौज की आला क़यादत को एतमाद में लिया जाएगा। नए आर्मी चीफ की तैनाती और उससे रिलेटेड ये जो समरी है उस पर बात करने के लिए आज पैनल में मेरे साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल साहब, इफ्तिखार अहमद साहब, नवीद चौधरी साहब और पीजे मीर सर। सबसे पहले मैं आती हूँ इफ्तिखार साहब आपकी तरफ। आपसे जानना चाहूंगी कि आर्मी चीफ की तैनाती पर ताकत के मराकज में बैठे हुए लोग क्या चाहते हैं? बिल्कुल फजूल बहस कर रहे हैं। अगर सिविलियन सुपरमेसी होनी है तो फिर जो तरीक़ाकार था उसके ऊपर अमल होना चाहिए था। जो तारीख का तयन था उसके मुताबिक मुतलका वजारत को नाम भिजवा देने चाहिए। फिर ये सिविलियन की मर्जी है कि वो किसको मुंतखब करते हैं, किसको मुंतखब नहीं करते। ये सारी जो कंसल्टेशन है फ़ौज पाकिस्तान की क़यादत के साथ ही हो जानी चाहिए थी मुकम्मल, और प्राइम मिनिस्टर को अनाउंस कर देना चाहिए था। इसका मतलब है कि प्राइम मिनिस्टर भी आज़ाद नहीं है और इस मुल्क के अंदर सिविल सुपरमेसी की जो कहानी हम सुनते आए हैं पिछले दिनों वो बहुत बसीदा है, कमज़ोर है, उसमें ताकत नहीं है। और ये एक बहुत अफसोसनाक सूरत हाल होगी, क्योंकि जब फ़ौज ने कह दिया था कि वो न्यूट्रल हो गए हैं तो उनकी न्यूट्रलिटी का फ़ायदा उठाते हुए जो इस वक्त के हुक्मरान इत्तेहादी हैं इनको चाहिए था कि अपनी जो ताकत है इनको पार्लियामेंट की तरफ से मिली हुई जो अवाम की नुमाइंदगी के पास है उसका इजहार करते खुल के, और ये इतनी लंबी डिबेट जो पिछले 1 महीने से चलाई हुई है ये न चलने देते। और इस डिबेट का फ़ायदा उठा के इनका मुखालफ कहता है कि मैं जत्थेबंदी करूँगा और वहाँ पे आऊँगा और फैसले मेरी मर्ज़ी के होंगे और फैसले चौंका देने वाले होंगे। वो इसीलिए कह रहा है कि ये गलती पाकिस्तान की मौजूदा सियासी क़यादत की है कि जिन्होंने इतनी स्पेस दी है इस मामले में डिबेट करने की। सिंपल सा मामला था, 1 तारीख का तयन हो चुका था, एक शख्स चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जा रहा था, दूसरे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती के लिए वजारत ने एक समरी भेजनी थी जिसको प्राइम मिनिस्टर ने फाइनलाइज करना था। ये तो डिबेट बना दी इन्होंने बाजार की, कि बाजारी किस्म की डिबेट नहीं बननी चाहिए थी। और इस बाजारी डिबेट बनने का मतलब यह है कि जो ये सिविल सुपरमेसी की बात करते हैं इनमें ना तो सोच है, ना समझ है, ना ताकत है और ना कुव्वत फैसला। ठीक है सर, आपका पॉइंट आ गया है। नवीद साहब, आप इस पर क्या समझते हैं? ताकतवर हल्कों में बैठे हुए लोग इस तैनाती को लेकर क्या चाहते हैं? देखें, इसमें अब तो ये वाज़ेह हो गया कि कहीं ना कहीं तरजीहात का कोई मामला है। वैसे तो वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब ने यह कह दिया है कि डेडलॉक नहीं है, लेकिन साथ ही वो ये कह रहे हैं कि शायद कल आ जाए, शायद परसों आ जाए। इससे पहले वो कह चुके थे कि मंगल या बुध को नाम सामने आ जाएगा। उससे भी बहुत पहले वो कह चुके थे कि 15, 16, 17, 18 तक मैक्सिमम ऐलान हो जाएगा। तो ये बात बिल्कुल वाज़ेह हो चुकी है कि कहीं ना कहीं डेडलॉक है, कहीं ना कहीं रुकावट है, कहीं ना कहीं कोई मुश्किल सूरत हाल दरपेश है। और उसी के सबब पूरा मुल्क सूले पे लटका हुआ है। गैर मुल्की सफारतकार जितने हैं वो पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान ने आगे कैसे जाना है, चीफ साहब कौन होंगे और मुल्क कैसे आगे बढ़ेगा। मुल्क के अंदर जो मईशत की सूरत हाल है उसमें जो एक गैर यकीनी की कैफियत पैदा हुई है उसमें मेन फैक्टर यही है। ये फैसला हो जाता तो चीज़ें स्टेबल हो जाती। चीज़ें इतनी ख़राब थी नहीं जितनी की गई हैं। जब ये चीज़ वाज़ेह हो गई कि एक साहब चले जाएंगे अपनी दूसरी फुल टर्म मुकम्मल करके, तो उसके बाद नई तकर्री का ऐलान हो जाना चाहिए था। सीनियरिटी का असूल आपने रखना है वो रख लें, जो पुराने असूल थे आपके उसके मुताबिक फैसला करने दें वो कर लें, आपका इख्तियार है। लेकिन अगर आपने किसी इख्तियार को इस्तेमाल ही नहीं करना और देखते रहना है कि ताकतवर हल्कों से क्या इशारा आता है या नहीं आता, तो फिर तो आप समझें कि किसी तरफ खड़े ही नहीं हुए। तो मुल्क के अंदर जो सूरत हाल ख़राब हो रही है उसके ज़िम्मेदार ना सिर्फ हमारे सियासतदान हैं बल्कि वो हल्के भी हैं
जिन्होंने ये मशवरा दिया या इस जानिब बहस का रुख मोड़ा कि फौरी तौर पर आर्मी चीफ के तकर्री का ऐलान नहीं होना चाहिए। ये सूरत हाल किसी भी हवाले से खुशाइंद नहीं है। एक एक दिन जो गुजर रहा है वो मुल्क को हर हवाले से गैर यकीनी की कैफियत में मुब्तला करके उसमें इजाफा कर रहा है। और मैं आपको बताऊं कि मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक चीज़ गैर यकीनी कैफियत होती है, वरना अगर फैसले सीधे हो जाएं, जो कुछ इमरान खान साहब कर गए थे, टफ फैसले आपको करने ही करने थे, माशी मास पर, सफारती मास पर भी और सियासी मास पर भी, अदालती मास पर भी, तो वो आप कर लेते, एक सिमत का तयन हो जाता। ठीक, मुकाम अफसोस कि इस गुमगो की कैफियत के सबब जो यकीनन दबाव के बायस है जी, अब गैर यकीनी की कैफियत में और इजाफा हो गया। ठीक है, बिल्कुल सर। आपकी इसी बात में एक बात ऐड कर दूं कि गैर यकीनी इतनी बड़ी है कि सरमायाकार पाकिस्तान की मार्केट में इन्वेस्ट करने से भी गुरेज आए। तो मैं पीजे सर आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि इतनी ताख़ीर क्यों? वैसे आमतौर पर नवंबर के सेकेंड या थर्ड वीक में समरी मूव हो जाती है और नाम सामने आ जाते हैं, लेकिन अब की बार इस चीज़ को इतना ज़्यादा मुतनाज़ बना दिया गया। देखें, आपके पास 3 डेट्स हैं। 27 नवंबर एक जनरल आपके रिटायर हो रहे हैं जो कि कैंडिडेट हैं। फिर उसके बाद 29 को डेडलाइन है जो कि हमारे इनकम्बेंट चीफ वो रिटायर हो जाएंगे। 30th को आपकी हेडलाइन है कि कौन नया आता है। ये तो 3 डेट्स आपके आ गई। गवर्नमेंट को इस वक्त फ़िक्र है कि शायद प्रेसिडेंट अलवी इस ट्रांजिशन में कोई हाथ ना कर जाए, इन द सेंस कि अगर वो हर्डल कोई डाल देते हैं तो 25 दिन ही कैन बी एज द चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। अब वो करते हैं नहीं करते हैं। बिलावल ने एक इनडायरेक्ट थ्रेट दे दी है, इनडायरेक्ट क्या डायरेक्ट दी है कि इनका लास्ट चांस है, अगर ये करेंगे इसके अंदर तो कॉन्सिक्वेंसेस बड़े बुरे होंगे। चलें, ये भी मान लिया। लेकिन मैं समझता हूँ इरफान कादिर साहब ने जो बात की है, जो कि स्पेशल असिस्टेंट है प्राइम मिनिस्टर के ऑन लॉ, उन्होंने बड़ी अच्छी बात की। उन्होंने कहा आर्टिकल 243 एंड 1991 इट इज़ वेरी क्लियर, प्रेसिडेंट का इसमें कोई हाथ नहीं है, ये फेडरेशन का मामला है और फेडरल गवर्नमेंट ही इसको डिसाइड करेगी। अब ये तो बात आपके आ गई। साथ इमरान खान ने, मैं समझो, बड़ी अच्छी स्टेटमेंट दी है। उन्होंने कहा भाई जिसको मर्जी आपने अपॉइंट करना है करो। अब आई विश ये पहले कह देते, बड़ा अच्छा हो जाना था, लेकिन कह दिया, नथिंग रॉन्ग इन दैट। अब आगे हमने देखना है कि इसमें खिचड़ी और क्या पकेगी। खिचड़ी पकने का मैं समझता हूँ कोई टाइम नहीं है। नए चीफ आएंगे, अपना एक नया, एक उनकी एक विज़न है, उनकी एक आगे जो प्रॉस्पेक्ट्स हैं वो क्या लेके आते हैं, कहाँ वो फुल स्टॉप डालते हैं, कहाँ वो कहते हैं। मेरी नज़र में मैं समझता हूँ वो आएंगे, उनके 2-3 ही होंगे। आई मीन आई कैन ओनली गेस कि देखें, मैं अब आ गया हूँ, आर्मी चीफ मैं हूँ, फ़ौज का जो पहले भी मेरे प्रेडिसेसर्स ने कहा है कि फ़ौज विल नॉट इंटरवीन और इंटरफेयर एनीवेयर, तो दैट इज़ द एंड ऑफ इट। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है कि हमारी सिविलियन क़यादत जितनी भी है अक्रॉस द बोर्ड, इन सबको शौक़ है कहने का, बयान देने का कि फ़ौज को मुदाखलत नहीं करनी चाहिए। और भाई तुम्हें क्या तकलीफ है कि तुम आर्मी चीफ की मुदाखलत करो? लेट द आर्मी चीफ, जो इमरान ने भी बात की है, लेट द सीनियर मोस्ट और जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव है, आप उस पर लेट इट गेट ऑन विद इट। हम इस चीज़ को नहीं देखते। हम फौज के अंदर कहते हैं कि भाई मेरा चीफ आए, उसका चीफ आए, फलाना आए, तो फिर फौज भी कहेगी बेटा फिर मेरा भी प्राइम मिनिस्टर वही आएगा। सो टेट फॉर टैट होगा। लेट द आर्मी गेट ऑन विद इट। उसने बड़ा क्लियर कह दिया है, लेट इट गो एंड डू व्हाट इट वांट्स टू डू एंड यू गेट ऑन एंड लुक आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द पीपल ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की तो कोई बात कर नहीं रहा है। आर्मी चीफ के पीछे लगे हुए हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज आपका बेड़ा गर्क हो रहा है, उस पर कोई बात नहीं हो सर, रही। मैं जावेद साहब की राय लेती हूँ और आपकी बात भी दुरुस्त है, क्योंकि यही गलत फहमी या यही शुबा या यही तवक्को की जाती है सियासी रहनुमाओं की जानिब से कि अगर आर्मी चीफ अपनी मर्जी का लाएंगे तो फिर आने वाले वक्त में ये उन्हीं के लिए बेहतर होगा। लेकिन शायद वो मुताला नहीं किया उन्होंने पाकिस्तान की हिस्ट्री का, जिसमें कि हमने यही देखा है कि होता वही है जो अफवाज पाकिस्तान और वो इदारा खुद चाहता है। जावेद साहब, आप इस पर क्या कहेंगे? आर्मी चीफ की तैनाती का मामला है और सवाल वही है कि ताकतवर हलकों में बैठे लोग इस पर क्या चाहते हैं। देखो, आपने माजी के मुताले की बात की। माजी के मुताले होने के बावजूद आज भी हम लोग अपने प्रेफरेंसेस और अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक काम करना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा शख्स आए जो उनकी मर्ज़ी या उनकी जो प्रेफरेंस के अगेंस्ट हो और कल को वो सियासत में जिस तरह हम लोग चाहते हैं वैसे हमारी मदद ना कर सके। ये है असल मसला जी। असल मसला पॉलिटिकल इशू है। क्यों पॉलिटिकल इशू है? कि हम लोग सियासतदान
और अवाम एक दूसरे पे एतमाद खो चुके हैं। हमें अपने ऊपर सेल्फ ट्रस्ट खत्म हो गया है कि हम सियासी तौर पे भी कुछ कर सकते हैं। हम इस हद तक सियासी तौर पे नाकारा हो चुके हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज कि हमें अपनी अवाम और पाकिस्तान के अवाम के शऊर पे ट्रस्ट खत्म हो गया है। अगर हमें इनके शऊर पे ट्रस्ट होता और हम इनकी खिदमत करते इस नीयत के साथ जो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन देता है, आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे में रहते हुए मुल्क को तरक्की की राह पर गामजन करते, तो फिर शायद जो एक महीने से हम डिस्कशन कर रहे हैं कि फलां आर्मी चीफ होगा या हमारी मर्जी का होगा, मैं लॉन्ग मार्च इसलिए कर रहा हूं कि वो अपनी ख्वाहिशात के मुताबिक ना आर्मी चीफ लगा सकें और इधर से प्राइम मिनिस्टर अपने जहाज को मोड़ने की नौबत ना आती और 4-4 दिन लंदन में बैठ के मशवरे ना करते और एक दिन का कोरोना करवा के दोबारा फिर ना आ जाते। सो ये मसाइल हैं पॉलिटिकल इश्यूज। हमने अपनी जाहलियत को, नालायकी को, इनकॉम्पिटेंसी को, अपनी बैड गवर्नेंस को जो हमने 35 सालों में अवाम के कंधों पर लादी है, वो आज हम फेस करने को तैयार नहीं है। अब हम शॉर्टकट के आदी हो गए, चाहे वो इमरान खान है चाहे पीडीएम है। हमारी ख्वाहिशात अब महदूद इतनी हो गई हैं कि हमारी मर्जी का आए और वो हमारे साथ खड़ा हो, हमें इलेक्शन जिता दे। अगर पिछले सिर्फ आप 1 साल की सियासत देख लें, इमरान खान भी यही चाहते थे और पीडीएम के तो वुज़रा ने भी ये बात कही कि हम इसलिए हुकूमत में आए, हम भी यही चाहते हैं। और 1 महीने से जिस तरह मुल्क का रड़ा लगाया गया है कि आज मैं इस्लामाबाद में जिधर जाता हूं उधर बात सिर्फ एक होती है जी कि आर्मी चीफ की तैनाती से मुताल्लिक। खुदा का खौफ खाओ, बस करो इस पाकिस्तान। ठीक है जावेद साहब, बिल्कुल आज पाकिस्तान की सियासत में सबसे बड़ी बात जो गर्दिश करी है वो आर्मी चीफ की तैनाती है और इसी को ही सबसे अहम बात समझा जा रहा है और इसी की वजह से मुल्क में मुआशी जमूद की कैफियत भी है। जब तक सियासी इस्तेहकाम नहीं होगा तो मुआशी इस्तेहकाम नहीं आएगा। और इस सिलसिले में हम सब ये जानते हैं कि सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह चीज़ों को नॉर्मलाइज किया जाए, लेकिन अब उनके साथ शायद कोई और भी इस कोशिश में अपना हिस्सा डाल रहा है। इस पर करेंगे बात एक ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। अपनी सियासत को बचाने के लिए साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान ने बारहा इस्टेब्लिशमेंट को हदफ़े तनक़ीद बनाया। हमने भी देखा कि कभी गद्दार, कभी न्यूट्रल, कभी एक्स, कभी वाई कहकर पुकारा, मगर 19 नवंबर को अपने ही खिताब में, अपने ही बयान से उन्होंने जब यू टर्न लिया तो उन्होंने ये कहा कि अगर मुझे डी सीट करने में या वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में इस्टेब्लिशमेंट का हाथ नहीं है तो फिर जो 2 पार्टीज इस वक्त हुकूमत कर रही हैं उनको लाने से क्यों नहीं रोका गया। एक नशिस्त हुई सहाफ़ियों की वज़ीर आला पंजाब परवेज़ इलाही से, तो उसमें भी हमने ये देखा कि परवेज़ इलाही ने सहाफ़ियों को मज़ीद इस सिचुएशन को क्लियर किया। जब उनसे परवेज़ इलाही से ये सवाल पूछा गया कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट पर तनक़ीद करते हैं, तो परवेज़ इलाही ने ये कहा कि आपने शायद उनका बयान नहीं सुना जिसमें कि इमरान खान ने ये कहा है कि मेरी हुकूमत ख़त्म करने का मामला हो या फिर मुझ पर अटैक का मामला हो, इस्टेब्लिशमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। तो यहाँ जो सवाल ये पैदा होता है वो सबसे पहले तो मैं लेकर पीजे सर आपकी तरफ आऊँगी कि क्या परवेज़ इलाही तहरीके इंसाफ के अब भी इत्तेहादी हैं या फिर अपनी अलहदा सियासत कर रहे हैं, या फिर वो बैकडोर राब्ते बेहतर करने में इमरान खान को अब फैसिलिटेट करें, क्योंकि उनकी जानिब से ही ये क्लैरिफिकेशन आई है ना जो कि रिक्वायर्ड भी नहीं थी। देखिए, अगर वो इत्तेहादी ना होते तो आज पंजाब गवर्नमेंट ना होती, ख़त्म होगी बात। सो इत्तेहादी है वो। और जहाँ तक उनकी अपनी पॉलिटिक्स का सवाल है, PMLQ एक लीडिंग पॉलिटिकल पार्टी रही है और बिल्कुल पंजाब में इन्होंने गवर्नमेंट की है, इन्होंने रन किया है और नेचुरली उनकी अपनी एक कॉन्स्टिट्यूएंसी है। ये एक अलायंस है, अलायंस पार्टनर्स होते हैं और अलायंस पार्टनर्स में भी ना इत्तफाकी हो जाती है, हर जगह हो जाती है। PD में अभी आप देखना कि इस वक्त इकट्ठी है, लेकिन इसके अंदर 2 राइवल पार्टीज जो क्या है कि टूथ एंड नेल एक दूसरे से उनकी फाइट हुई ओवर द लास्ट 25-30 ईयर्स, पीपल्स पार्टी एंड PMLN, वो भी इत्तेहादी हैं। तो इत्तेहाद के अंदर हर चीज़ मुमकिन होती है और नामुमकिन भी चीज़ हो जाती है। तो परवेज़ इलाही साहब ने वही बात की जो एक अलायंस पार्टनर्स करेगा कि देखें इमरान खान जो है उन्होंने कहा है कि जिसको मर्जी आपने बनाना है बना दें एंड दैट्स इट। और उन्होंने ऐड किया जो सीनियर मोस्ट है उसको कर दें, लेकिन उनका जो मौक़िफ़ है वो मौक़िफ़ और है। वो कह रहे हैं कि
भाई मुझे आप एक डेट दे दें ताकि मैं बैठूंगा इनके साथ, मैं बात करने के लिए तैयार हूँ। सो इस वक्त जो डेडलॉक है वो इधर आया हुआ है, नॉट एज फार एज अलायंस इज कंसर्न। अलायंस का क्या है कि अब अभी आपने पहले भी वो सवाल किया था जी कि और भी हो सकता है। देखें, और कोई भी नहीं हो सकता, प्रेसिडेंट वो भी नहीं कर सकता। ये मामला है फेडरेशन का, फेडरल गवर्नमेंट का, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट का मामला नहीं है। सो कोई भी इसके अंदर इंटरफेयर कर भी नहीं सकता। एंड बेसिकली वी हैव टू मूव फॉरवर्ड। और इसका जो स्मूथ ट्रांजिशन है, आई थिंक फॉर द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान, फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द आर्म फोर्सेस, इट शुड बी एज स्मूथ एज एनीथिंग। जिस तरह हम कहते हैं कि हमारे जो पोलिटिकल इदारे हैं इनकी भी ट्रांजिशन ऑफ पावर बिल्कुल स्मूथली होनी चाहिए। ठीक है, नवीद चौधरी साहब, परवेज़ इलाही पिच की कौन सी साइड से गेम खेल रहे हैं? परवेज़ इलाही साहब ड्यूटी कर रहे हैं अपनी। वज़ीर-ए-आला जिस तरह से ये बने, चूँकि मामला सारे तय पा चुके थे, फिर एट द 11th आवर पता लगा कि ये तो यू टर्न ले गए हैं। यू टर्न तो खासा इमरान खान साहब का, लेकिन परवेज़ इलाही साहब ने लिया। फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ में आना शुरू हुआ, सियासी हरकियात को बड़े बगौर उसका जायज़ा लेकर फिर उस पर तबसरा किया जाता है। तो परवेज़ इलाही साहब को उधर भेजा गया था। उसका एक बाकायदा मकसद था। नून लीग को कट टू साइज़ करना हमारे मनसूबा साज़ों का बहुत पुराना मनसूबा है, जो अब कहीं जाकर किसी हद तक कामयाब हुआ है, जब ये IMF की शराइत इनको पूरी करनी पड़ गई। तो परवेज़ इलाही साहब उधर ड्यूटी कर रहे हैं। उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया ये बयान दे के, ये सफाई नहीं है। उन्होंने कैटेगोरिकल कह दिया है। उन्होंने कहा जी वो उनको हटाने में एस्टैब्लिशमेंट का ना कोई रोल है और ना हमले में उनका कोई हाथ है। और ये तो इमरान खान साहब ने भी कह दिया है, हालांकि वो तो बार बार कह रहे हैं कि यार अगर हटाया नहीं है तो फिर रोका क्यों नहीं, मतलब सियासत में क्यों नहीं आते तुम। वो तो फौज को वादे दे रहे हैं। हमले के हवाले से उन्होंने अभी ताज़ा तरीन बात जो गुफ्तगू की है उसमें भी उन्होंने कहा है कि जी मेरी FIR दर्ज होनी चाहिए। तो परवेज़ इलाही ने कहा भाई मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं, मैं हूँ ड्यूटी पर, मेरी पार्टी इतनी है इतनी ही रहेगी। और ये पार्टियाँ इसलिए बनाई जाती हैं ताकि बड़ी पार्टियों की दुम पर पटाखा बांध दिया जाए। अच्छा, जिस वक्त भी वो कोई अपनी खुद मुख्तारी दिखाने की कोशिश करें तो फिर पटाखा चला दिया जाए। तो काफली का रोल इसी तरह से रहेगा, इसी साइज़ में रहेगा, और ये अपनी सियासत करेंगे। इनको जब ये कहा जाएगा कि अब आपने PTI को छोड़ना है, तो आप देखेंगे कि ये 1 घंटा भी नहीं लगाएंगे। जिस तरह से इन्होंने ऐन उस वक़्त जब इन्होंने PDM लेड गवर्नमेंट के साथ जाना था, अपना रुख बदला, बिल्कुल उसी तरह से अब भी रुख बदल लेंगे। और वो इतने सारे जवाब पेश करेंगे कि आप हैरान रह जाएंगे। आपको याद नहीं है, चंद रोज़ कबल तहरीक अदम एतमाद आने से मेरा ख्याल है ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 रोज़ पहले इन्होंने एक इंटरव्यू दे के ये कहा कि इमरान खान साहब की नैपियाँ आप कितने तरह के बदले, इस्टेब्लिशमेंट बहुत हो चुका है, वे खुद चलना सीखें। आपको इलेक्शन जो तो आके दिया, आपके लिए धांधली की, आपके लिए जजों को इस्तेमाल किया, आपके लिए नैब को इस्तेमाल किया, आपके लिए एजेंसियों को इस्तेमाल किया, ये तो इमरान साहब खुद भी मान चुके हैं। तो परवेज़ इलाही साहब ने बहुत ही कहना चाहिए एक वो शिद्दत जज्बात से गुफ्तगू की, उसमें तंज भी था। कहते मेरे बेटे के पीछे आज तक लगाए हुए हैं इन्होंने बंदे नैब के, हालांकि अपने जो केसेस हैं इनके केसेस ढके छुपे नहीं है। करप्शन पर भी बात की, बुजदार पर भी बात की, सारी बातें खुल के की, क्योंकि उस वक्त ये कराया जाना मकसूद था इनके हाथ। सर ये मामला तो बड़े क्लियर अदरवाइज ये ना करते तो उनको जो इशारा होगा वो करेंगे। जी। तो असल में उन्होंने अपने आप को डिस्टेंस किया है। उन्होंने कहा जी ये बात जो है अब ये पीछे हट गया। मैं तो पहले ही कह रहा हूँ, ना हमले में कोई एस्टेब्लिशमेंट मुलव्वस है, ना हुकूमत आने में मुलव्वस सर है। इफ्तिखार साहब की राय ले लेते हैं। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं, क्या परवेज़ इलाही अपने लिए चीज़ें क्लियर कर रहे हैं या अभी भी इमरान खान को ही सपोर्ट कर रहे हैं? परवेज़ इलाही एक सियासी जमात की नुमाइंदगी करते हैं और उनकी ख्वाहिश है कि अगली मरतबा उनकी सूबाई असम्बली में और कौमी असम्बली में नशस्तें ज़्यादा हों। उन्होंने खरबहा रुपया इस मकसद के लिए तरक्याती फ़ंड के इस्तेमाल को किया है मुख्तस अपने इलाके के लिए। उन्होंने अपना जो इलाका है उसको वसी किया है, गुजरात को एक ताकत दी है, नए लोगों को शामिल करेंगे, ज़्यादा वोट लेंगे, ज़्यादा नशस्तें लेंगे। तो वो नशस्तें इनको कहाँ से मिलेंगी? PTI से मिलेंगी और नून लीग की छीनेंगे, और कोई दूसरी पार्टी तो पंजाब में है नहीं। तो ये उन पार्टियों को सोचना चाहिए कि वो उनका खेल क्या है। मैं तो समझता हूँ वो बेहतरीन खेल खेल रहे हैं। वो थर्ड पॉलिटिकल फोर्स के तौर पे इमर्ज होना चाहते हैं पंजाब की सियासत के अंदर, और जब ऐसा हुआ तो वो कामयाब होंगे। आपको याद हो कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में भी बहुत अहम ओहदे पर फाइज रहे,
इफ्तिखार साहब से गालिबन रब्ता मुनक़ता हुआ है। जावेद साहब, आपकी तरफ आती हूँ। आप क्या समझते हैं कि ये जो इस वक्त सूरत हाल पैदा हुई हुई है और परवेज़ इलाही ने इस चीज़ पर अपनी स्टेटमेंट दी और कहा है कि इमरान खान इस्टेब्लिशमेंट के अगेंस्ट नहीं है, तो क्या वो अपनी साइड क्लियर कर रहे हैं या फिर अभी भी अपना इत्तेहाद मजबूत कर रहे हैं और वही जाहिर कर रहे हैं? डेफिनेटली वो अपने इत्तेहाद की सियासत ही कर रहे हैं। बुनियादी तौर पे परवेज़ इलाही के बारे में मैं एक बात बताता चलूँ, जिस तरह क्रिकेट टीम में कुछ प्लेयर सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन के होते हैं और कुछ चेयरमैन के होते हैं, तो परवेज़ इलाही का रोल भी वही है। और ये वो प्लेयर हैं जो विकेट के चारों तरफ खेलना जानते हैं और खेलते हैं, और जिस तरफ हवा चल रही हो तो उस तरफ वो ज़्यादा अच्छा खेलते हैं। तो इसलिए जब इन्होंने इमरान खान के साथ ज्वाइन किया तो उस वक्त हवा चल रही थी, उस तरफ उन्होंने शॉट खेलना और अलायंस बनाना ज़्यादा मुनासिब समझा, जिसका इजहार मोने सलाई ने टीवी इंटरव्यू में भी कहा। एक तो बात यह है। दूसरा, माजी से लेकर आज तक परवेज़ इलाही और चौधरी फैमिली की सियासत की हमेशा से एक ही खूबी रही है कि उन्होंने हमेशा इक़्तिदार में हैं या इक़्तिदार से बाहर हैं, उन्होंने अपनी सियासत का महवर हमेशा मुक़्तदर हलकों के साथ ही लिंक रखा है। तो वो बुनियादी तौर पे अगर वो इमरान खान के अलायंस के अंदर मौजूद हैं, उनकी ताकत के ज़ोर पे चीफ मिनिस्टर हैं, तो अगर जहां उनका बस चलता होगा वो समझते हैं कि उनका रोल अदा करना चाहिए। लेकिन बात ये नहीं है, बात असल ये है कि हमारे सियासतदानों के रवैये की, उनकी सोच की, उनके अंदर सियासी कल्चर के फुकदान की, उनके अंदर सियासत पे बिलीफ की, उनके अंदर अवाम की ताकत पे बिलीव ना करने की, ये है वो सोच जिसकी वजह से आज हम उन हलकों की भी बात करते हैं, अपॉइंटमेंट्स की भी बात करते हैं, इसलिए कि हम सहारे तलाश कर रहे हैं, हम विसाखियां तलाश कर रहे हैं इक्तदार में रहने के लिए या इक्तदार में आने के लिए। जब हमारा दिल करता है, आपने देखा होगा पिछले 4 साल की सियासत में, जब हमारा दिल करता है हम खलाई मखलूक बना देते हैं, और जब हमारा दिल करता है हम मीर जाफर, मीर सादक बना देते हैं। ये ओवरऑल आपकी सियासत का कल्चर बन गया मुनीज़े। इसमें इस कल्चर को दूर करने की जरूरत है, इस सोच को दूर करने की जरूरत है। इसकी जगह जमहूरी और जमहूरी सोच का अवाम से रिलेटेड लाने की जरूरत है। ठीक है जावेद साहब, आपका पॉइंट आ गया। इफ्तिखार साहब, आपकी बात अधूरी रह गई थी, मैं चाहूंगी कि आप उसको कंप्लीट कर लें। मैं ये कहना चाह रहा था, जो सियासत जो है चौधरी साहिबान की बिल्कुल दुरुस्त है। वो एक बड़ा हिस्सा लेना चाह रहे हैं पंजाब में से। अब वो बड़ा हिस्सा किससे छीनेंगे? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से छीनेंगे और पीटीआई से छीनेंगे। तो साफ ज़ाहिर है कि पीटीआई जिसमें आज वो बैठे हैं उसकी फिर वो मुखालफत भी तो मोल लेंगे ना। ये तो नहीं हो सकता पीटीआई के अंदर रहते हुए फैसले करें। मैं नहीं मानता कि जब नशिस्तों की तकसीम की बात अगर आई इस मुल्क में तो कोई अंडरस्टैंडिंग होगी बिटवीन दी चौधरी साहब और पीटीआई के लोगों के, क्योंकि पीटीआई में ऐसे लोग बैठे हैं जो चौधरी परवेज़ इलाही को कतई तौर पे ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करते, ज़ाती तौर पे पसंद नहीं करते। वो तो बमरे मजबूरी, क्योंकि उनको एक सूबा चाहिए था चढ़ाई के लिए, वो उसने इसलिए वो खामोश हो गए। ठीक है, आई डोंट थिंक कोई अंडरस्टैंडिंग इनकी ऐसी है। और इतना पैसा जो लगा रहे हैं वो अपने इलाके में किस लिए लगा रहे हैं? वो पीटीआई के लिए तो नहीं लगा रहे हैं ना। ठीक है इफ्तिखार साहब, आपका पॉइंट आ गया। अब देखना ये होगा कि इमरान खान की अगली हिकमत अमली क्या है, जिससे मुतल्लिक उन्होंने ये कहा है कि 26 नवंबर को मैं सबको सरप्राइज दूंगा। अभी चलते हैं ब्रेक पर, वापस आएंगे, आप साथ रहिए। वेलकम बैक। इमरान खान ने ये वाज़ेह किया है कि दोबारा जानलेवा हमले के खदशात अब भी मौजूद हैं, लेकिन वो 26 नवंबर को रावलपिंडी में पहुंचेंगे और क्या सरप्राइज़ वहां पर देने जा रहे हैं, हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए लॉन्ग मार्च की क़यादत भी करने लगे हैं। इसी पर बात करेंगे। मेरे साथ नवीद चौधरी साहब मौजूद हैं। नवीद साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान अब की बार रावलपिंडी में कोई मुख्तलिफ सरप्राइज़ देने वाले हैं? मेरा नहीं ख्याल। इमरान खान साहब के नज़दीक सरप्राइज़ की जो डेफिनेशन है उसको हम बारहा देख चुके हैं। वो दिन का ऐलान भी करते हैं, फिर ये भी कहते हैं कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, और जो ऐलान होता है उसके बाद सारा कुछ हवा में तहलील हो जाता है। अब इनके पास ऑप्शंस क्या हैं? एक मेन स्ट्रीम पॉलिटिशियन ने जो वज़ीर-ए-आज़म रहा हो और हुकूमत से बाहर आ गया हो, उसने आर्मी चीफ से लेकर ASI वज़ीराबाद तक
सबके खिलाफ तकरीरें करके देख ली हैं। ठीक है। उन्होंने हर तरह के लॉन्ग मार्च करके देख लिए, धरना दे के देख लिया। उन पर एक कातलाना हमला हुआ, पहले दिन कम से कम या अगले दिन तक भी दो राय नहीं थी, सारा मुल्क उसकी मजम्मत कर रहा था, सारे पॉलिटिशियंस उसकी मजम्मत कर रहे थे। उसके बाद ज़ाहिर है चीज़ें बदलना शुरू हो गई, लेकिन कोई मौसर एहतजाज नहीं हुआ। कारोबार खुले रहे, शहर खुले रहे, लोग आते जाते रहे, सारे मामला पुलिस की निगरानी में कहीं कहीं छोटी मोटी टोलियों ने मुजाहरे किए। तो अब आप क्या कर सकते हैं? आप 26 को आते हैं, आप क्या करेंगे? आप किसी बड़े दफ्तर का घेराव करेंगे? नामुमकिन। आप सड़कें बंद करेंगे? जस्टिस काजी फाजीसा केस का फैसला मौजूद है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह चुकी है कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी केस का फैसला मौजूद है, फोर्सेज हरकत में आएंगी। आप इस्लामाबाद के रास्ते बंद करने की कोशिश करेंगे, वो भी चेक करके देख लें क्या मामला होगा। धावा बोलने वाली बात भी समझ से बाहर है। अगर आप ये समझते हैं कि आप कहीं धरना देकर बैठ जाएंगे साइड पर और मुल्क में जो तब्दीली होने वाली है, जो 29 नवंबर को होनी है, उन पर प्रेशर आप डाल सकेंगे, अगर उन्होंने आपका प्रेशर तस्लीम ही कर लिया तो फिर इस ओहदे पर आने का फ़ायदा क्या होगा? ये पूरा मुल्क सवाल करेगा। ठीक है। और अगर मैंने पहले भी ये बात की है, मैं दोबारा दोहराता हूँ, अगर हम धरने से, धौंस से, लॉन्ग मार्च से हुकूमतें बदलने का ट्रेंड डाल देते हैं तो एक सर्वे कराया गया है, अब मैं नाम नहीं ले सकता, कोई तंजीमें बैन भी होगी, पाकिस्तान में कम से कम 10 ग्रुप हैं जो इनसे कहीं ज़्यादा ताकत और इस्तात रखते हैं। अच्छा। कि वो जैम भी कर दें और उसके नतीजे में कारोबार में सर, लेकिन एक और बात सामने वो ये आई है कि इस्लामाबाद पुलिस ने भी क्लियर कर दिया है कि क्योंकि इमरान खान की जानिब से ये कह दिया गया है फैज़ाबाद वाली जगह पर ही वो दोबारा इकट्ठे होना चाह रहे हैं, तो इस्लामाबाद पुलिस ने ये अपनी पोजीशन क्लियर की और कहा है कि रास्ते बंद हो सकते हैं, इस चीज़ के भी कभी इम्कानात मौजूद हैं। जावेद साहब, आपसे पूछना चाह रही हूँ कि क्या फैज़ाबाद में माजी की तरह धरने की तल्ख तरीन तारीख दोहराने की इजाज़त मिल पाएगी? देखें, इसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट का फैसला बड़ा क्लियर है कि अवाम की नकलो हरकत और अवाम के लिए तकलीफ नहीं होनी चाहिए और रास्ते इन और आउटसाइड वाले रास्ते बंद नहीं होने चाहिए। तो एक दूसरी चीज़ है, इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इमरान खान ने जो 26 तारीख का अपना जलसा अनाउंस किया पिंडी में, उसके पीछे क्या हिकमत अमली है? इमरान खान ने अपने 2014 के धरने से भी सीखा है और 25 मई को 2022 को जो लॉन्ग मार्च था उससे भी मुझे लगता है कुछ ना कुछ सीखा है। और उसका नतीजा ये हुआ कि उन्होंने अपने पूरे लॉन्ग मार्च में अपनी स्ट्रेटजी को, अपने रस्तों को, अपने तरीक़ाकार को तब्दील करते रहें। अब इमरान खान की सियासी हिकमत अमली का फाइनल राउंड और उसका इम्तिहान शुरू इस तरह हो जाता है कि इमरान खान को एक बड़ा शो करना, पावर शो का मुजाहरा करना पड़ेगा और फ्यूचर में क्या करना है वो उन्होंने अभी होल्ड किया हुआ है। उस पावर शो इसलिए भी करना जरूरी है कि इसकी टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा। इस टाइमिंग में नई अपॉइंटमेंट होनी है, नई इस्टेब्लिशमेंट आएगी। तो मैं ये समझता हूं कि इमरान खान शायद ये भी समझते हैं कि वो अगर एक बड़ा पावर शो करने में कामयाब हो जाते हैं तो वो एक मैसेज देने में क्लियर हो जाएंगे कि आज भी वो पाकिस्तान के सबसे पॉपुलर लीडर हैं और आज भी वो पावर पॉलिटिक्स का हिस्सा हैं और ताकत रखते हैं, जिसके लिए वो जमहूरियत के लिए कहीं भी किसी एक्सटेंट को भी अपना रोल अदा करने को तैयार हैं। और मैं समझता हूँ शायद इससे उनकी बात भी सुनाई देगी जो वो कहना चाहते हैं। इफ्तिखार साहब, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान के पास कोई बयानिया बाकी रह गए जिसके ऊपर वो सियासत कर सकते हैं? क्योंकि 26 नवंबर को सरप्राइज देने की बात कर रहे हैं, मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पीछे रह क्या गया है जो उन्होंने सरप्राइज देना है आवाम को। बिल्कुल बयानिया है, वो इतना मजमा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इलेक्शन की तारीख भी लेके उठें और जो ये फैसला होने जा रहे हैं इसको वो तस्लीम कर लेंगे बातें पूरी, लेकिन फिर उसके तबादले में कहेंगे कि हमें इलेक्शन की तारीख दो, झगड़ा होगा, फसाद होगा, खिंचाव होगा। फिर वो लोग बीच में आ जाएंगे जो कहेंगे भाई पाकिस्तान तबाह हो रहा है, इक्तिसादी सूरत ख़राब हो रही है, कुछ गिव एंड टेक कर लो। चलो अगर यार ये जून में इलेक्शन मांगता है और आप कहते हो कि तुमने जाके नवंबर में कराने हैं, तो कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेते हैं। तो फिर दमादम मस्त कलंदर करता हुआ ये नौजवान और इसका टोला कामयाबी के झंडे गाड़ता हुआ जहाँ जहाँ से आया वापस चला जाएगा। सर, सरप्राइज क्या हो सकता है इसमें? इतना बड़ा सरप्राइज तो मैंने आपको बता दिया, और क्या बताऊं। चलें ठीक है। पीजे सर, आप क्या समझते हैं कि इमरान खान अगर वहाँ पर क्राउड ले जाते हैं तो अपने मुतालबात मानने के अभी भी कोई पॉसिबिलिटी बाकी रह गई है उनके? देखिए, जो लफ्ज़ है सरप्राइज़
इसका मतलब है कि जब आपको मिलेगा तब आपको पता चलेगा, उससे अच्छा। पहले किसी को कुछ नहीं पता कि क्या है। ठीक है। सो यू टेक हिज वर्ड फॉर इट कि वो करेगा। लेकिन इस वक्त जो हालात हैं वो बड़े ख़राब हैं। जो नए चीफ आएंगे, चले जो इनकम्बेंट चीफ हैं इस वक्त, उन्होंने काफ़ी टर्मोइल भी देखा, अच्छा भी देखा, बुरा भी देखा, सब कुछ देख लिया, अब वो रिटायर हो गए, उनका केस ख़त्म हो गया। नए चीफ जो आएंगे, he will not stand for any nonsense from anybody, and I tell you now, whether it is PTI, whether it is PDM or anybody, because वो उस फुटस्टेप पे नहीं चलना चाहेंगे जो कि एक रॉकी फुटस्टेप है। He will want decisions। मेरी नज़र में ये आएंगे, ये दोनों को बिठाएंगे, बैठो और एक लाए अमल निकालो। तुम नहीं निकालोगे, we will not be then sitting on the back foot, because it is a matter of the country. It is not matter of a political party A, B और C. So मैं समझता हूँ ये steps वहाँ लिए जाएंगे और हमें देखना पड़ेगा। वो एक कहावत है अंग्रेज़ी में, you have to be cruel to be kind। ये एक steps लेने पड़ेंगे, अगर तो ये हेडलॉक रहा, डेडलॉक रहा, तो मैं समझता हूँ इस डेडलॉक को ख़त्म होना है। ये आर्मी चीफ का इनका बहुत अहम रोल होगा और एक ही होगा। ये नहीं कि वो बार बार आएंगे और एक्सप्लेन करेंगे, ये करेंगे। इनफ इज़ इनफ। ही वॉन्ट्स टू स्टार्ट विद अ क्लीन स्लेट, ही वॉन्ट्स टू गिव द आर्मी अ ब्रेक, एंड ही वॉन्ट्स टू इंश्योर कि जो मुल्क है वो एक स्टेडी और एक स्टडी एंड स्टेबल प्लेटफॉर्म पे आगे चले। मुल्क स्टेबल पे चलेगा तो आपका बाकी निज़ाम चलेगा। अगर आपका मुल्क ही नहीं चलेगा, गवर्नमेंट ही नहीं चलेगी, फिर आप क्या करेंगे? सो आई थिंक लेट्स वेट फॉर इट। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका पीजे सर, बहुत शुक्रिया। जी इफ्तिखार साहब, इसका मतलब है जो मैंने कहा वो ठीक कहा ना? बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा सर। आपकी राय का एहतराम करते हैं। इफ्तिखार साहब आपकी राय का एहतराम करते हैं, आपका बहुत शुक्रिया। जावेद साहब आपका भी, नवीद साहब आपका भी और पीजे सर आपका भी। लेकिन अभी तक इमरान खान जिस तरह के बयान करते रहे, जिस तरह साइफर भी लहराया, तो मामला तो वही है कि खोदा पहाड़ निकला चूहा। कहते कुछ है और होता कुछ है। हम उम्मीद ही कर सकते हैं कि 26 नवंबर को इमरान खान कौन सा सरप्राइज देने जा रहे हैं, ये तो खैर उसी दिन पता चलेगा। अभी के लिए आपसे इजाजत लाने के बाद।